गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान ज्ञान में। विज्ञान की इस कक्षा में हम लोग द्रव्य की अवस्थाओं में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है या किस प्रकार परिवर्तन आता है, इस बात को सीखेंगे। बच्चों, हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि द्रव्य, इसका मतलब द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर द्रव और द्रव्य दोनों में अंतर है। ये जो द्रव्य लिखा है इसका मतलब होता है मैटर, और मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं, तीन प्रावस्थाएं होती हैं, जिसके अंदर आता है ठोस यानी कि सॉलिड। इसके बाद इसमें आता है द्रव, जिसको कि हम लोग कहते हैं लिक्विड, और आखिरी लास्ट जो है वो आता है गैस। गैस को अंग्रेजी में भी गैस ही कहते हैं। हालांकि आज के दिनों में एक प्लाज्मा प्रावस्था, प्लाज्मा स्टेट भी आ गई है, लेकिन अभी क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च काफ़ी चल रही है, इसलिए अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो द्रव्य की अभी हमारे पास केवल तीन ही अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो बर्फ क्या चीज़ है? बर्फ एक ठोस है, जल एक द्रव है और वाष्प एक गैस है। ठोस बह नहीं सकते, इनका आयतन और इनकी आकृति दोनों निश्चित होते हैं। जल यानी कि द्रव, जल द्रव है और जल की आयतन तो निश्चित है लेकिन आकृति अनिश्चित है। जल बह सकता है, हमेशा ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर ये बहता है। गैस की आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। गैस का जब भी आयतन बताया जाएगा तो उसके साथ दाब और ताप बताना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दाब और ताप बदलने के साथ ही गैस का आयतन भी परिवर्तित हो जाता है। यहाँ इस स्लाइड में हम द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन देखेंगे, यानी एक अवस्था दूसरे में किस प्रकार बदल सकती है। आप अगर इस चित्र को देखें तो यहीं से सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। रंगों को ज़रा ध्यान से देखिएगा। बर्फ़ में बैंगनी रंग है और यहाँ लिखा है ठंडा करने पर क्या बन जाएगा? जल। बर्फ़ को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? जल। ठीक है। बर्फ़ को गर्म करने पर क्या बन जाए? कलर यहाँ पे उल्टा हो गया है, सॉरी। बर्फ़ को अगर गर्म किया जाएगा तो बन जाएगा जल। बर्फ़ को गर्म करने पर वो क्या बन जाएगा? जल। और जल को ठंडा करने पर वो क्या बन जाएगा? बर्फ़। इसी तरह जल को जब हम और गर्म करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा, जल को जब हम और गर्म करेंगे तो वो बन जाएगा वाष्प। इसी तरह से जब वाष्प को ठंडा करेंगे तो वो जल वापस देगा। वाष्प को ठंडा करेंगे तो वाष्प वापस मिलेगी। ये देखिए, जल को जब हमने गर्म किया तो वाष्प बन गया, वाष्प को ठंडा किया तो जल बन गया। यहाँ पर भी ऐसा होता है। ये एक विशेष प्रकार है कि ठोसों को गर्म करके अगर हम वाष्प बना लें तो इस प्रक्रिया का एक खास नाम होता है। इसका नाम हम आपको अभी बता दे रहे हैं। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, जहाँ पर किसी ठोस को गर्म करके बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल दिया जाता है। हालांकि जल में यह ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। ऊर्ध्वपातन होता है हमारा आयोडीन में और नौसादर में। कहाँ कहाँ होता है? आयोडीन में
और नौसादर में। ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में चले जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर हमें बिना द्रव मिले सीधे ठोस मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो प्रक्रम है ऊर्ध्वपातन का, ये केवल आयोडीन में और नौसादर में होता है। तो ताप बदलने के हिसाब से इन सब की भौतिक अवस्थाएं आपस में अंतः परिवर्तित होती रहती हैं। अब यहाँ पर इनको एक एक करके अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आ रही है गलन की। गलन यानी कि इसको कहते हैं मेल्टिंग। ठोस को जब भी गर्म किया जाता है तो वह ऊष्मा को अवशोषित करके द्रव अवस्था में चला जाता है। यहाँ पर देखें, चित्र में लिखा है ठोस को गर्म किया तो उसको कहते हैं गलन, और यह किस में चला जाता है? द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाता है। यह द्रव अवस्था में चला जाता है। जैसे आपने लोहे को पिघलाते हुए देखा होगा, जैसे आपने बर्फ़ को गलते हुए देखा होगा। अगर उदाहरण में लें तो लोहे को गर्म करने पर वह पिघल जाता है। लोहे को गर्म करने पर वह तरल हो जाता है। पहले लाल होगा और लाल होने के बाद अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरीके से बर्फ को वातावरण में रखने से वातावरण में रखने पर वह वातावरण से ऊष्मा प्राप्त करके गलने लगती है। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन जिस ताप पर यह ठोस द्रव में बदलता है उस ताप को गलनांक कहते हैं, और सभी ठोसों के लिए यह ताप निश्चित होता है। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। बच्चों, ये सवाल परीक्षा में भी आता है कि गलनांक किसे कहते हैं। यह सवाल परीक्षा में भी आता है कि गलनांक किसे कहते हैं। इसी प्रकार यदि किसी ठोस को, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह परिभाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुप्त ऊष्मा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं लेटेंट हीट। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लेटेंट हीट। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है? यदि किसी ठोस को बिना ताप बदले द्रव अवस्था में बदल दिया जाए तो ऐसा करने के लिए प्रति एकांक द्रव्यमान में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, उसे ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हिमीकरण। हिमीकरण का मतलब हो गया गलन का उल्टा। तो हिमीकरण जो है वो गलन की विपरीत एक प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपने अभी किया था कि ठोस, और इस ठोस को आपने परिवर्तित कर दिया था द्रव में,
और ये जो प्रोसेस था, ये जो प्रक्रिया थी, इसको गलन कहा था। अगर मान लीजिए कि द्रव को वापस ठोस बना दिया जाए तो यह जो प्रक्रिया होगी इसको हिमीकरण कहेंगे। हिमीकरण कहेंगे। और वह निश्चित ताप जिस पर यह परिवर्तन होगा, पहला वाला, उसको कहते हैं गलनांक और दूसरे वाले को हम कहते हैं हिमांक। तो बात समझ में आ गई। हिमीकरण क्या है? किसी द्रव को, इसको जमना भी कह देते हैं हम लोग, सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं कि बर्फ जम गई, बर्फ जम गई या पानी जम गया। तो वही बात है, जब किसी द्रव को हम ठंडा करते हैं तो ऐसी स्थिति आती है कि द्रव जमने लगता है, अर्थात ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी को हिमीकरण कहा जाता है। देखिए होता क्या है, जब हम किसी द्रव से लगातार ऊष्मा खींचने लगते हैं तो जो अणु हैं वो पास पास आना शुरू हो जाते हैं। और ठोस और द्रव में केवल यही अंतर होता है कि ठोसों के अणु काफ़ी पास पास होते हैं, जबकि द्रव के अणु दूर दूर होते हैं। ठोस और द्रव में केवल यही अंतर है कि ठोस के अणु पास पास होते हैं, जबकि द्रव के अणु दूर दूर होते हैं। ठोस पदार्थों के अणु पास पास होते हैं, जबकि द्रव के अणु दूर दूर होते हैं। और ये बात ठोसों की तुलना में कही गई। ठोसों की तुलना में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बात आ रही है वाष्पीकरण की। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग द्रव को गर्म करेंगे, ठोस से द्रव, द्रव से ठोस हो गया। और अब हम बात करेंगे द्रव को गर्म करके हम गैसीय अवस्था में ले जाएंगे, और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इसको कहेंगे हम वाष्पीकरण। जब कभी किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो द्रव के अणुओं के बीच की दूरी और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वह द्रव किस में परिवर्तित हो जाता है, वह द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। और गैस बनकर आपने देखा होगा कि गर्म चाय से उठती हुई भाप वो वाष्प अवस्था ही है। और यह प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होता है जिसको कहते हैं वाष्पन, और एक होता है जिसको कहते हैं क्वथन। दोनों में बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। ये प्रक्रिया जो है वो वाष्पीकरण की है, और इस वाष्पीकरण में दो भाग आते हैं, एक वाष्पन और दूसरा क्वथन। आइए देखते हैं वाष्पन क्या होता है। सबसे पहली बात यह है कि आपने यह ज़रूर देखा होगा कि जिस समय एक प्लेट में पानी भरकर क्या प्लेट में कितना पानी आएगा, तो एक प्लेट में अगर कुछ पानी रख दिया जाए तो ये थोड़ी देर में उड़ जाता है। या आपने ये महसूस किया होगा कि एक गिलास में पानी रखा हुआ है, एक गिलास आपने लिया और उस गिलास के अंदर जो है वो आधा गिलास पानी रख दिया। अगर ये पानी धूप में भी रखा रहेगा तो भी ये पानी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन यही पानी, यही लिक्विड, यही द्रव, यही जल अगर ज़मीन पर फेंक दिया जाए तो थोड़ी ही देर में ये गायब हो जाता है। बच्चों, ये पानी कहाँ जाता है? ये जल जो है वो वाष्प में परिवर्तित होकर गायब हो जाता है, और गायब होकर वायु में मिल जाता है। यह घटना वाष्पन कहलाती है। यानी कि वाष्पन एक ऐसी घटना है
जिसके अंदर में द्रव वो परिवर्तित हो जाता है वाष्प में। लेकिन इस घटना के कुछ गुण हैं। सबसे पहली बात, यह बहुत धीरे होता है। दूसरी बात, यह एक सतत प्रक्रिया है, यानी कभी भी बंद नहीं होता। यानी जो पानी आपने गिलास में रखा है इसमें भी वाष्पन हो रहा है, और जो टब में रखा है या जो ज़मीन में डाला है वहाँ पर भी वाष्पन हो रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क केवल इतना है, डिफरेंस केवल ये है कि यहाँ पर क्षेत्रफल कम है और इसमें ज़मीन पर डालने पर क्षेत्रफल बढ़ गया है। जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है वाष्पन की दर भी बढ़ जाती है। इसीलिए गिलास में रखा पानी नहीं उड़ता है, लेकिन वही पानी जब हम ज़मीन पर फेंक देते हैं तो वाष्पन तेज़ी से होने लगता है। इसके अलावा वाष्पन ताप बढ़ाने पर भी बढ़ता है। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वाष्पन की दर बढ़ती जाएगी। पानी जैसे जैसे गर्म करते जाइए वैसे वैसे आपको और घनी भाप मिलना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर एक बात और भी है, जो धूप में हम कपड़े डालकर सुखाते हैं वो किस वजह से सूखते हैं? वो वाष्पन की वजह से ही सूखते हैं, क्योंकि कपड़ों के क्षेत्रफल से पानी भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है, जिससे वह सूख जाते हैं। आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि वायु की रफ्तार पर भी यह निर्भर करता है। अगर किसी दिन बड़ी तेज़ हवा चल रही है तो फिर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ट्रक ड्राइवर को आपने देखा होगा कि कई बार वो अपना कपड़ा ट्रक पर सामने की तरफ बांध लेता है और ज़रा देर में वो कपड़ा सूख जाता है, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो कहीं रुक कर पेड़ पर फैलाकर अपना कपड़ा सुखा सके, इसलिए वो ऐसा करता है। और याद रहे, जब वायु की रफ्तार तेज होती है उस समय वाष्पन की दर भी बढ़ जाती है। ढेर सारा पानी हमारी नदियों में, नालों में, समुद्र में मौजूद है और यह पानी भी लगातार वाष्पित होता रहता है, क्योंकि वाष्पन एक सतत प्रक्रिया है। बच्चों, ये जल वाष्प वायु को नम बनाती है। वायु में नमी आ जाती है। बारिश के दिनों में नमी ज़्यादा होती है। इसे नापने के लिए हम आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये एक अलग सी बात थी, विज्ञान के छात्र को ये बात मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। अब आइए बात करते हैं क्वथन की। क्वथन को हिंदी में हम लोग खौलना कहते हैं, अंग्रेजी में इसे बॉयलिंग कहते हैं। तो बॉयलिंग तो आप समझ गए होंगे, खौलना समझ गए होंगे। पूरे द्रव में बुलबुले जैसे उठने लगते हैं, उफान उठने लगते हैं, उसे क्वथन कहते हैं। याद रहे, जब द्रव को लगातार गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका ताप बढ़ना बंद हो जाता है। यह ताप बढ़ना जिस ताप पर बंद हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं, और क्वथनांक के समय वाष्पन पूरे द्रव में होने लगता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वाष्पन केवल सतह पर होता है, लेकिन जिस समय हम किसी द्रव को बहुत कस के गर्म कर लेते हैं तो फिर वहाँ पर वाष्पन पूरे द्रव में होने लगता है और यह घटना क्वथन कहलाती है। तो देखिए, थोड़ा सा अंतर है। क्वथन की भी परिभाषा हमने कहाँ से दी है? वाष्पन से ही दी है। तो जब वाष्पन अत्यधिक बढ़ जाता है तो उसको क्वथन कहा जाता है। एक निश्चित ताप पर वाष्पन की घटना केवल सतह पर नहीं बल्कि पूरे द्रव में होने लगती है और इसे ही क्वथन कहते हैं, और यह निश्चित ताप क्वथनांक कहलाता है। ये परिभाषा आती है, क्वथनांक किसे कहते हैं। यहाँ पर जब कभी भी आप किसी वस्तु को गर्म करते हैं, चाहे द्रव हो चाहे ठोस हो, तो आप कुछ ना कुछ उसको ऊष्मा देते हैं, और यहाँ पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा बहुत ज़रूरी है। हालांकि भौतिक विज्ञान में इसको बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे। क्या होता है? प्रति एकांक द्रव्यमान द्रव को बिना ताप बदले गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आवश्यक
गुप्त आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। और जल की बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। जब भौतिक विज्ञान में हम ऊष्मा पाठ पढ़ाएंगे तब आपको इसके बारे में और बताएंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने ठोस को द्रव में बदला, जिसको गलन कहा, द्रव को वापस ठोस में बदला, जिसको हिमीकरण कहा, द्रव को गैस में बदला, जिसको वाष्पन कहा। और अब हम पहले वाष्पन और क्वथन में अंतर देखेंगे। वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है, यह एक सतत प्रक्रिया है। वाष्पन एक सतत प्रक्रिया है जो कि सभी तापों पर होती है, लेकिन क्वथन हमेशा क्वथनांक पर ही होता है। निश्चित ताप जहाँ पर क्वथन होता है उसको क्वथनांक कहते हैं। तो ध्यान रहे, ये निश्चित ताप पर ही होती है। वाष्पन की क्रिया केवल द्रव की सतह पर होती है, जबकि क्वथन पूरे द्रव में होता है। वाष्पन की क्रिया सतत चलती है, निरंतर चलती है और धीरे धीरे चलती है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन ये जो क्वथन है ये बहुत तेज है, यानी कि एक फास्ट प्रोसेस है। यह क्रिया वायु के प्रवाह यानी कि हवा की रफ्तार और आर्द्रता पर निर्भर करती है, जबकि क्वथन इन पर निर्भर नहीं करता, लेकिन क्वथन दाब पर निर्भर कर जाता है। अगला परिवर्तन है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। जब हमने वीडियो शुरू किया था उस समय हमने इसकी बात कही थी और आपको बताया था कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधा गैस में चले जाते हैं, ठोस से सीधा गैस में चले जाते हैं, और जब हम उन्हें ठंडा करते हैं तो गैस से सीधा वापस ठोस में ही वापस आते हैं। ऐसी घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो बच्चों, किसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन? यदि किसी ठोस को गर्म किया जाए और गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए तो यह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो यह घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन की घटना में जब गैस प्राप्त वाष्प को पुनः ठंडा किया जाता है, प्राप्त वाष्प को पुनः ठंडा किया जाता है, तो उस समय भी यह वाष्प से बिना द्रव में बदले सीधे ठोस अवस्था में आती है। उदाहरण याद रखिएगा, नौसादर और ठोस आयोडीन। आयोडीन का सूत्र I2 होता है। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl कहते हैं। ये दोनों ऊर्ध्वपातन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक प्रयोग है। नीचे एक बर्नर लगाया हुआ है। इस बर्नर से हम एक चाइना डिश में नौसादर को गर्म कर रहे हैं। गर्म कर रहे हैं और गर्म करके एक कीप हमने उल्टी रखी हुई है, जिसमें ऊपर से रुई लगाकर उसे बंद कर दिया गया है। कीप को उल्टा रखा गया है और ऊपरी सिरे को रुई लगाकर बंद कर दिया गया है ताकि इसकी वाष्प बाहर न जाए। क्या होगा, जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे तो इस ठोस से वाष्प निकलना शुरू होगी और यह वाष्प इस कीप के बाहर नहीं जा पाएगी क्योंकि ऊपरी सिरा हमने बंद कर दिया है। अब ये वाष्प थोड़ी देर में ठंडी होकर कीप की दीवारों पर इकट्ठा हो जाएगी और जो चीज़ दीवारों पर इकट्ठा हुई है उसे ऊर्ध्वपातित यानी सब्लिमेट कहते हैं। ठीक है, उसे ऊर्ध्वपातज यानी कि सब्लिमेट कहते हैं। सब्लिमेट कहते हैं। और ये जो पूरा प्रक्रम है, पूरी प्रक्रिया है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं।
ठीक है, तो जो चीज़ जमा हुई है उसको ऊर्ध्वपातज कहते हैं, सब्लिमेट कहते हैं, और पूरी प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। तो यदि कभी कोई इस तरह का पदार्थ आयोडीन और नमक मिल गया, कभी नौसादर और नमक मिल गया कभी, तो फिर उनको अलग अलग करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करेंगे। आगे एक पार्ट है जहाँ पर हम लोग पदार्थों का पृथक्करण भी सीखेंगे। और आइए अब हम लोग अपनी बात को आखिरी चरण पे ले आए हैं, और इस बार बात कर रहे हैं हम संघनन की, जिसे अंग्रेजी में कंडेंसेशन कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें वाष्प को ठंडा करके द्रव बनाया जाता है। वाष्प को ठंडा करके द्रव बनाया जाता है, इसे संघनन कहा जाता है। यहाँ कोई खास बात अलग से नहीं है, और अगर वाष्पीकरण और संघनन दोनों को मिला दिया जाए तो उसे आसवन कहते हैं। इसकी ज़रूरत आगे के पाठ में पड़ेगी, अगले में, जहाँ पदार्थों का पृथक्करण पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आसवन कर रहे हैं। किसी द्रव को गर्म किया है, उसकी वाष्प को इकट्ठा किया है, और इकट्ठा करके उसका संघनन किया है। गोल पेंदी का ये फ्लास्क है, इसके अंदर में हम लोगों ने जल और एसीटोन को रखा है। हम गर्म कर रहे हैं इसको। गर्म करने के बाद ये जो लगा है बगल में, जिसमें लाइन सी क्लैंप ऐसा आपको दिख रहा है, ये एक संघनक है, कंडेंसर बोलते हैं, और ये वाष्प को ठंडा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भर गई हैं वाष्प, और यही वाष्प यहाँ पर क्या हो रही हैं, ठंडी हो रही हैं। तो यहाँ पे हो रहा है संघनन, यहाँ पे हो रहा है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण और संघनन के मिलाने पर आसवन होता है। पेट्रोलियम पदार्थों को प्राप्त करने के लिए प्रभाजी आसवन किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। बच्चों, ये हुई हमारी आज की कक्षा, और इस तरह से हम लोगों ने विज्ञान का पहला पाठ, रसायन विज्ञान का पहला पाठ ख़त्म कर लिया है। अगली कक्षा से हम लोग भौतिक विज्ञान का पाठ गति पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस वीडियो को देखिए, ध्यान से पढ़िए, और अपने मित्रों में भी इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सबकी पढ़ाई सही समय पर चल सके। यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं या आप कोई बात कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।